ओके, तो आचार्य भिषक और द्रव्य के गुण के बाद परिचारक के गुण बताते हैं। अब यहाँ देखो, परिचारक के गुणों में दो गुण जो हैं वो तो भिषक के ही हैं, शुचि ही और दक्ष। वो हाइजीनिक होना चाहिए क्योंकि वो पेशेंट के साथ रहेगा, अगर वो साथ रहेगा तो इन्फेक्शन ट्रांसफर कर सकता है। तो परिचारक के गुणों में शुचि ही या साफ सफाई, साफ साफ सुथरा रहना, ये एक गुण आता है। और दक्ष, दक्ष मतलब अलर्ट, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी देयर विद द पेशेंट फॉर 24 आवर्स, 24 घंटा उसके साथ रहने वाला होगा परिचारक। तो शुचि ही और दक्ष होना चाहिए। दक्ष कैसे कहते हैं? पिक्चर में हमने देखा है कि नर्स बैठी रहती है, जैसे ही वो टा 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 मशीन का आवाज आता रहता है, जैसे ही आवाज कम हो जाता है वो भाग भाग के जाती है, डॉक्टर डॉक्टर। सो शी नोज व्हेन टू कॉल द डॉक्टर, शी नोज व्हेन टू, शी इज वेरी अलर्ट विद द पेशेंट्स हेल्थ। सो दक्ष मीन्स अलर्ट। साथ ही साथ दो और उन्होंने ये दिए हैं, एक बुद्धिमान। बुद्धिमान मतलब शी शुड बी और ही शुड बी क्लेवर, ही शुड बी क्लेवर। अब परिचारक को क्लेवर होने का क्या कारण है? परिचारक क्लेवर क्यों होना चाहिए? What is an emergency? Because the doctor is one, he is going to treat so many patients. So understanding of an emergency is the role of a परिचारक। तो किस टाइम पे डॉक्टर को बुलाना चाहिए, कौन सी दवाई कौन से समय देंगे तो ज्यादा अच्छा है, पेशेंट को कौन से सिम्टम में कौन सी दवाई नहीं दे। डॉक्टर तो लिख के चला गया कि ये दवाई दे दो, लेकिन बाद में पेशेंट को कुछ अलग सिम्टम्स आ गए कि जिसके वजह से वो दवाई शायद काम नहीं करेगी या कम काम करेगी या गलत काम करेगी। तो एट दैट टाइम द परिचारक इज एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड और डिफरेंशिएट व्हाट इज द करंट डिमांड ऑफ द सिचुएशन। तो इसीलिए देखो, डॉक्टर को उन्होंने बुद्धिमान नहीं बोला, डॉक्टर को बुद्धिमान नहीं बोला, डॉक्टर को दृष्ट कर्मा बोला, तीर्थ शास्त्रार्थ बोला, दृष्ट कर्मा बोला, लेकिन बुद्धिमान नहीं बोला। सर अटेंडेंस के लिंक वापस भेजो ना। हाँ हाँ जरूर। ओके, तो जिनका भी रह गया है प्लीज वंस अगेन ट्राई इट आउट। तो डॉक्टर को उन्होंने बुद्धिमान नहीं बोला क्योंकि उनको एक्सपेक्टेड है कि जो दृष्ट कर्मा है, जो तीर्थ शास्त्रार्थ है, वो बुद्धिमान है ही, वो बुद्धिमान है ही। अलग से बुद्धिमान कहने का जरूरत नहीं है। जो नीट पास करते हैं वही कॉलेज आते हैं, जो बुद्धिमान है वही यहाँ आते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर की बुद्धिमत्ता जो है वो अद्यारुत है, मतलब प्री कंसीव्ड या टेकन फॉर ग्रांटेड। तो परिचारक जो है वो बुद्धिमान होना चाहिए। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट द पेशेंट इज अकम्पनीड बाय अ केयर टेकर आइदर फ्रॉम द हॉस्पिटल और फ्रॉम द फैमिली हु इज क्लेवर इनफ, हु इज क्लेवर इनफ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनुरक्ता। अनुरक्त मतलब आ, मतलब आसक्ति नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल देंगे तो फिर से चलते हैं मुन्ना भाई एमबीबीएस में। मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो जो डीन था, वो डीन ने एक लाइन बोली थी कि लुक एट माई हैंड्स रॉक स्टेडी, लेकिन कल अगर मैं मेरी बच्चे के ऑपरेशन करूं तो हिल सकते हैं। क्यों? बिकॉज ही वॉज नॉट अनुरक्त, ही वॉज नॉट अनुरक्त। अनुरक्त मतलब अपने प्रॉब्लम, अपने इमोशंस पेशेंट के साथ एसोसिएट नहीं करने वाला, अपने प्रॉब्लम्स या अपने इमोशंस को पेशेंट के साथ एसोसिएट नहीं करने वाला। सो इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ फीमेल, बट द एसोसिएशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द केयर टेकर और द इमोशंस ऑफ द केयर टेकर इज नॉट अलोंग विद द पेशेंट। नहीं तो क्या हो जाएगा, पेशेंट ने कहा मुझे दर्द हो रहा है, हाँ हाँ दर्द हो रहा है, वहां मेरे इसको दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, मतलब वो पेशेंट का दर्द अगर 10 रहेगा तो वो केयर टेकर उसको 100 कर देगा। तो इसीलिए अनुरक्त होना चाहिए, अपने इमोशंस, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी व्यूज, अपने
कोई भी चीज जो है वो पेशेंट पे थोपने वाला नहीं होना चाहिए. सो दीज आर द 4 गुण ऑफ अ परिचारक. अनुरक्तः, शुचिः, दक्षो, बुद्धिमान, परिचारकः. अब लास्ट में आता है रोगी. रोगी के बिना चिकित्सा अधूरी है. क्यों? क्योंकि रोगी नहीं होगा तो दवा कौन लेगा, सिम्टम कौन बताएगा और पैसे कौन देगा. तो रोगी के गुण. आढ्यो रोगी भिषक्वशः ज्ञापको सत्ववान अपि. रोगी कैसा होना चाहिए? रोगी होना चाहिए आढ्य, भिषक्वश, ज्ञापक और सत्ववान. तो सबसे पहले उन्होंने जो वर्ड बोला है आढ्य. आढ्य का मतलब सुन के आप लोग चौंक जाओगे. आयुर्वेद ने कहा है कि रोगी आढ्य मतलब अमीर होना चाहिए. आयुर्वेद गरीब लोगों के लिए नहीं है. आयुर्वेद के ग्रंथ में कहा गया है कि रोगी जो है वो आढ्य होना चाहिए. अब आढ्य रोगी मतलब पैसे का तो इतना ये है नहीं. 10,000 आज जितनी पैसे का लालच है उतना शायद 8-10 हजार साल पहले नहीं होता, नहीं होगा. मतलब मैंने तो पैसे का लालच इवन शायद 100 साल या 150 साल पहले भी इतना होगा कि नहीं पता नहीं. तो फिर उन्होंने आढ्य क्यों कहा, रोगी को आढ्य क्यों कहा कि रोगी अमीर होना चाहिए, ऐसे क्यों कहा? कारण ये है कि रोगी अगर आढ्य होगा, पैसे से क्या आता है? पैसे से आता है इज्जत, शोहरत. तो अगर रोगी आढ्य होगा, जो इज्जत वाला, शोहरत वाला होगा, उसका नाम होगा, 10 लोग उसको मानते होंगे, तो अगर आप उसको ठीक करोगे तो उसको ठीक किया इसलिए आपकी शोहरत और बढ़ जाएगी. दूसरी चीज ये है कि आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयां जो हैं उनमें बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है. तो मेहनत का तो मुआवजा. अब जैसे शतपुटी अभ्रक भस्म है, तो शतपुटी अभ्रक भस्म में 1 फुट मतलब अभ्रक को 3000 डिग्री पे 1 घंटा रखना. अब तो फर्नेसेस हैं, उस समय तो फर्नेसेस भी नहीं होते थे. तो उस समय 3000 डिग्री कैसे रखते थे? उस समय अलग अलग गाय के गोबर के कंडे जो होते हैं वो एक साथ लाते थे और उन सब कंडों को एक साथ बना के उसमें वो दवाई रख के उसको जला देते थे. तो ये 1 फुट हो गया. ऐसे 100 फुट करने हैं शतपुटी में, और सहस्त्रपुटी में 1000 फुट करने हैं. तो सिंपल सा चीज है कि वो दवाई जितना उसमें एफर्ट जाएगा उतना वो महंगी होती जाएगी. भले को जो पेशेंट है, सॉरी, वो जो वैद्य है, वो शायद कोई प्रॉफिट भी नहीं कमाए, लेकिन उसको कंडे तो लेने पड़ेंगे कहीं से, उसको आदमी रखने पड़ेंगे, वो आदमियों को पैसा देना पड़ेगा. भले वो प्रॉफिट नहीं कमाए, फिर भी कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो बहुत एफर्ट्स और रिसोर्सेस की वजह से महंगी होती है. तो सभी तरह की दवाई वो पेशेंट अफोर्ड करना चाहिए. दैट इज द मेन रीजन ऑफ द वर्ड आढ्य. आढ्य का ये मतलब नहीं है कि जो मर्सिडीज से आया उससे 5,000 और जो चल के आया उससे 50 रुपए. इट वॉज बिकॉज द पेशेंट शुड बी एबल टू अफोर्ड. वैद्य के पास दवाई है लेकिन रोगी के पास पैसे नहीं है, तो वैद्य भी 2 बार सोचेगा ना कि यार इसको दे दिया मैंने तो इतनी सब दवाई, ये तो मुझे मतलब वो 1 पैसा देगा. उस जमाने में शायद पैसा या और भी आना वाना कुछ चलता होगा या दमड़ी चलती होगी. कौड़ी कौड़ी दमड़ी, ये सब गूगल पे बहुत अच्छा ये है, इमेज है. फूटी कौड़ी डालेंगे ना, फूटी कौड़ी, तो एक इमेज है कि कितनी फूटी कौड़ी मतलब 1 कौड़ी, कितनी कौड़ी मतलब 1 दमड़ी. ये जो हमारे बोली भाषा में आया है ना कि फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, तो फूटी कौड़ी वॉज द लोएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी एट दैट टाइम. लोएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी. 3 फूटी कौड़ी मिलके 1 कौड़ी होती थी. फिर कभी कभी दमड़ी नहीं देंगे, 1 दमड़ी नहीं, दमड़ी भी कुछ 6 शायद कौड़ी मिलके 1 दमड़ी होती थी. ऐसा अलग 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 ये है. तो बेसिकली ये आढ्य का मतलब ये है कि ही शुड बी एबल टू अफोर्ड एवरीथिंग. फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भिषक वशः. भिषक डॉक्टर, वशः मतलब वश. जैसे वो भूतनी अपने वश में कर लेती है ना, जैसे भूतनी कहती है वैसे ही वो आदमी करता है.
तत्व वश, मतलब डॉक्टर जैसा कहे वैसे ही वो फॉलो करे। डॉक्टर ने बोला दिन में मत सोना, तो वो नहीं सोए। डॉक्टर ने बोला रात को जल्दी सो जाना, तो वो सो जाए। डॉक्टर ने बोला हल्का खाना खाना, तो वो हल्का खाना खाए। डॉक्टर ने बोला दिन में 4 बार दांत घसना, तो वो 4 बार दांत घसे। डॉक्टर ने बोला रात को ये दवाई लेना, तो वो रात को ले। भिषक वशा, मतलब भिषक, भिषक जिसपे कंट्रोल कर सके, या भिषक जिसको ऑर्डर देके वो फॉलो कर सके। दैट इज वन अनदर गुण ऑफ रोगी। फिर तीसरा गुण आता है ज्ञापक। ज्ञापक का मतलब ज्ञानवान, जो अपने सब सिम्टम्स बताए, क्रम से बताए, कहाँ तकलीफ हो रही है ये बताए, कितने बार, मतलब अपने खुद के बारे में जानकारी रखने वाले को ज्ञापक कहते हैं। अपने खुद के बारे में जानकारी रखने वाले को ज्ञापक कहते हैं। अब कोई डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर आधार नंबर तो पूछेगा नहीं उसका। वो तो क्या पूछेगा कि भाई कब से तकलीफ है, इसके पहले कोई बीमारी हुई थी क्या, कोई बीमारी हुई थी तो आपको कोई और ये हुआ है क्या। So some people want the link again. I am replacing the link. If you feel that your attendance is not marked, 48, 57, 49, 31, 42, 20, 47, 44, please mark it once again, no problem. Okay, तो ज्ञापक का मतलब अपने बारे में जानकारी रखने वाला। अब जो छोटा बच्चा है वो ज्ञापक नहीं हो सकता, लेकिन उसके पेरेंट्स ज्ञापक हो सकते हैं। तो ये जो ज्ञापक वर्ड है ये ऐसे रुग्ण के लिए है जो, मतलब ही इज पास्ट हिज चाइल्डहुड, प्रोबेबली पास्ट हिज चाइल्डहुड। ज्ञापक मतलब खुद की सब जानकारी जो दे सके, वो ज्ञापक है। ठीक है। और सत्ववान, सत्व मतलब मन, सत्व। अब मनवान या विल पावर, जिसके पास विल पावर है और जो सहन कर सकता है, जो सहन कर सकता है। बहुत साल पहले एक व्हाट्सएप पे जोक आया था कि, बहुत साल पहले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि व्हाट्सएप छोड़े बहुत टाइम हो गया, इंडिविजुअल मैसेजेस को मैं रिप्लाई नहीं करता आजकल। तो सत्ववान मतलब जिसका विल पावर स्ट्रांग हो, जो सही में सही चीज बताए। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, उसने बोला डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने पूछा कहाँ दर्द हो रहा है। हर जगह, हर जगह। मैं सर पे उंगली रखता हूँ तो दर्द होता है, कंधे पे उंगली रखता हूँ तो दर्द होता है, घुटने में उंगली रखता हूँ तो दर्द होता है, पीठ पे उंगली लगाता हूँ दर्द होता है, पेट पे उंगली रखता हूँ दर्द होता है। डॉक्टर को लगा यार इसको तो बहुत तकलीफ है, चलो बोला एमआरआई निकाल लेते हैं इसका। उसने एमआरआई के लिए भेज दिया, एमआरआई का रिपोर्ट आया, उंगली में फ्रैक्चर है। तो सत्ववान और ज्ञापक होना बहुत जरूरी है। वो ज्यादा अवडंबर मत नहीं करे, मतलब सही सही चीज बताए, सही सही। वो हीरोगिरी भी नहीं करे और ओवर एक्टिंग भी नहीं करे। हीरोगिरी कौन करता है? हीरोगिरी जो पिक्चर्स में जिनको गोली लग जाती है हीरोज को, या चाकू घुस जाता है, वो चाकू घुसने के बाद ऐसे करके उठ के फिर विलन को मारते हैं, दैट इज हीरोगिरी। तो वो मतलब ज्यादा वाले सिम्टम को कम नहीं बताए और कम वाले सिम्टम को ज्यादा नहीं बताए। उसका विल पावर एकदम परफेक्ट हो, ही शुड बी एबल टू थोड़ा बहुत सहन करे, लेकिन अपनी तकलीफ सही तरह से बता दे। ज्यादा हीरोगिरी भी नहीं करे और ज्यादा ओवर एक्टिंग भी नहीं करे। तो ये चार जो हैं ये रोगी के गुण हैं। आढ़्यो, आढ़्य, भिषकवश, ज्ञापक। ज्ञापक मतलब सर मैंने रसगुल्ला खाया उसके बाद मुझे जुलाब चालू हो गया, दैट इज ज्ञापकत्व। टू टू एटलीस्ट फॉर्म एन एसोसिएशन, सर मुझे 3 साल पहले भी ये बीमारी हो गई थी, तब मैं इस दवाई से ठीक हुआ था। सर बचपन से, बचपन मतलब 12 साल की उम्र से 18 साल तक मुझे हर साल टाइफाइड होता था। या फिर सर जब भी मैं धूप में जाता हूँ मुझे सर दर्द होता है, सर बहुत दर्द होता है, जैसे ही मैं नाक में तेल डालता हूँ या घी डालता हूँ सर दर्द कम हो जाता है। सो ही शुड बी एबल टू एक्सप्लेन हिज डिसीज विथ
improbable causative factors, that is Jnapak. And Sattvavan is he should be able to describe the intensities without doing any herogiri or without doing any overacting. That is Sattvavan. अब ये आज हमने ये चार देखे. The last point we will discuss, but before that, if anybody has doubt, I can solve that in these 4 चतुष्पाद. हाँ ध्रुव बोलो. नो सर, भूल से हो गया. भूल से हो गया. ठीक है. और किसी को कोई डाउट? गुड. तो इसका मतलब मैंने सही तरह से एक्सप्लेन कर दिया. ओके. तो अब लास्ट सिद्धांत आता है रोगों का साध्यत्व से विभाग. अब ये साध्यत्व क्या चीज है? साध्यत्व का मतलब ये है कि कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो क्या हम उसको नॉर्मल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम उसके रोग को ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो ये साध्यत्व है. साध्यत्व मतलब प्रोग्नोसिस ऑफ अ डिसीज. अगर कोई सर्दी वाला आया मेरे पास, कि कोई सर्दी लेके आया, तो क्या मैं उसकी सर्दी ठीक कर सकता हूं या नहीं कर सकता. अगर कोई मेरे पास जुलाब लेके आया तो क्या मैं उसका जुलाब ठीक कर सकता हूं या नहीं कर सकता. कोई मेरे पास ज्वर लेके आया, बुखार लेके आया, तो क्या मैं उसका बुखार ठीक कर सकता हूं या नहीं कर सकता. उसके बाद अगर कोई मेरे पास विष का रोगी आया तो क्या मैं उसका विष उतार सकता हूं या नहीं उतार सकता. कोई मेरे पास डायबिटीज का पेशेंट आया तो क्या मैं उसका डायबिटीज ठीक कर सकता हूं, नहीं कर सकता. हाइपरटेंशन का आया तो क्या ठीक कर सकता हूं या नहीं कर सकता. दिस इज साध्य असाध्यत्व. अगर मैं ठीक कर सकता हूं तो दैट इज साध्य. अगर मैं ठीक नहीं कर सकता तो दैट इज असाध्य. अगर मैं ठीक कर सकता हूं तो साध्य, अगर मैं ठीक नहीं कर सकता तो असाध्य. अब साध्य के भी उन्होंने 2 अलग अलग प्रकार बता दिए, सुख साध्य और कृच्छ साध्य. सुख साध्य मतलब वो मेरे पास आया सर्दी लेके, मैंने उसको एक लक्ष्मी विलास की गोली चूसने को बोली, दूसरे दिन सर्दी गायब. या फिर वो मेरे पास बुखार लेके आया, हल्का सा बुखार था, मैंने उसको बोला हल्का खाना खाओ, मैंने उसको चिरायते का क्वाथ बना के दे दिया, या सुदर्शन घनवटी दे दी, या मैंने अमृतारिष्ट दे दिया, और 2 डोज में बुखार गायब, फिर आया नहीं. तो ऐसे रोगों को जिसमें रोगी को तकलीफ कम होती है और भिषक या डॉक्टर को भी ज्यादा प्रयत्न नहीं करने पड़ते, ऐसे रोगों को जिसमें रोगी को तकलीफ कम होती है और डॉक्टर को ज्यादा प्रयत्न नहीं करने पड़ते, उनको हम सुख साध्य रोग कहते हैं. कृच्छ साध्य मतलब, कृच्छ मतलब डिफिकल्ट, तकलीफ से, नॉट इजी. कृच्छ मतलब डिफिकल्ट. तो जो डिसीज हम ठीक तो कर सकते हैं लेकिन विथ अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, और यू मे रिक्वायर समथिंग मोर. आपको सिर्फ दवाई से फायदा नहीं होगा, दवाई के साथ ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, दवाई के साथ और कुछ देना पड़ सकता है. सो दिस इज कृच्छ साध्य, मतलब जिसमें इट इज नॉट, द पेशेंट विल गेट बेटर but the treatment is not easy. The patient will become normal but the treatment is not easy. उसको कहते हैं कृच्छ साध्य. कृच्छ मतलब डिफिकल्ट. तो ये साध्य के 2 प्रकार हो गए जिसमें डॉक्टर पेशेंट को ठीक कर सकता है, या तो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, या 3 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं. ऐसे रुग्ण जो हैं वो साध्य कैटेगरी में आते हैं. जैसे आपका हाजमा बिगड़ा हुआ है, आपको 3 महीने झंडू पंचारिष्ट लेना पड़ेगा. सो दिस इज अ वे, और दिस इज अ कृच्छ साध्य रोग. जब डॉक्टर को दवाई ज्यादा देनी पड़ती है, पेशेंट को ज्यादा समय तक तकलीफ ये करनी पड़ती है, और शायद डॉक्टर को दूसरा भी कोई उपयोग करना पड़ता है, या तो क्षार कर्म, या तो रक्त मोक्षण, या तो अग्नि कर्म, को जलाना पड़ सकता है, या फिर सर्जरी करनी पड़ सकती है. तो दीज आर कृच्छ साध्य डिसीजेस. नाउ असाध्य डिसीजेस आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. वन इज याप्य
and one is pratyakheya. One is yapya and one is pratyakheya. अब प्रत्याख्येय को पहले समझते हैं. प्रत्याख्येय मतलब आप कुछ भी ट्रीटमेंट करो, द डिसीज इज गोइंग टू प्रोग्रेस फर्दर. आपको जो चाहिए ट्रीटमेंट करो आप. मेरे पास कैंसर आया, पेशेंट आया कैंसर के 3rd स्टेज में, मैं कुछ भी दवाई करूं वो 4th स्टेज में जाके रुग्ण खत्म होने ही वाला है. तो ऐसे रोगों को प्रत्याख्येय बोलते हैं कि दवाई करने के बावजूद द डिसीज इज गोइंग टू प्रोग्रेस. Whether you give medicine or you don't give medicine, the patient is going to get more and more deeper into the disease. याप्य का मतलब यह है कि ये जो डिसीजेस हैं ये होते तो असाध्य हैं, पेशेंट कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट वी कैन कंट्रोल द डिसीज विथ मेडिसिन. कंट्रोल द डिसीज विथ मेडिसिन. जैसे जैसे अगर डायबिटीज का पेशेंट है तो पेशेंट डायबिटीज से वापस, अगर नूतन है, नया नया डायबिटीज है, तो हम पेशेंट को वापस नॉर्मल में ला सकते हैं. लेकिन एक बार 7 साल 10 साल ऐसे अगर साल गुजर गए तो वी विल नेवर बी एबल टू ब्रिंग हिम बैक टू नॉर्मल. बट वी कैन कंट्रोल हिज शुगर्स एज लॉन्ग एज ही इज टेकिंग मेडिसिन. जब तक वो दवा ले रहा है तब तक उसकी शुगर नॉर्मल. जैसे ही वो दवा लेना छोड़ देगा या जैसे ही वो भिषक वश होना छोड़ देगा, डॉक्टर का सुनना छोड़ देगा, तो द डिसीज विल प्रोग्रेस. तो प्रत्याख्येय का मतलब ऐसे घोड़े जिनको कितना भी हम चाबू मतलब खींचे, वो क्या कहते हैं उसको, रेन्स बोलते हैं इंग्लिश में, रेन्स ऑफ द हॉर्स बोलते हैं. घोड़े का या चाबुक मारे वो घोड़े भागने ही है, आप कितना भी कंट्रोल करने का कोशिश करो. लेकिन याप्य का मतलब जब तक आप उनको पकड़ के खींच के रख रहे हैं घोड़ा आगे नहीं जाएगा. जैसे ही आपने लूज छोड़ दिया वो घोड़ा तुरंत अपने रास्ते पे चलना चालू कर देगा. सो दीज आर द 4 डिफरेंट साध्यत्व का विभाग. बेसिकली 2, साध्य एंड असाध्य. साध्य के 2 प्रकार, सुख साध्य, कृच्छ साध्य, और असाध्य के 2 प्रकार, याप्य और प्रत्याख्येय. इसमें कोई डाउट है? ओके, सो वी कम टू अवर लास्ट स्लाइड. कौन से रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए? तो आचार्यों ने कहा है कि जो सुख साध्य है और वो कृच्छ साध्य है उनकी तो चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो, इफ द पेशेंट, वी कैन ट्रीट द पेशेंट एंड ब्रिंग हिम बैक टू नॉर्मल, then 101% we should do the treatment of the patient. तो साध्य रोगों की तो चिकित्सा करनी चाहिए, याप्य और प्रत्याख्येय की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है. क्योंकि याप्य में जैसे ही पेशेंट भिषकवश होना छोड़ देगा या दवा लेना छोड़ देगा तो वो आगे चला जाएगा, और प्रत्याख्येय में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते. बट इन टूडेज वर्ल्ड अगेन we need to treat even yapya diseases because control is also a very good treatment in today's world. So आज की तारीख में अगर हम देखें तो we are going to treat sukha sadhya, we are going to treat kruchha sadhya, and we are even going to treat yapya patients. असाध्य पेशेंट को ट्रीट करना है या नहीं करना है ये इंडिविजुअल डिसीजन है, बिकॉज एट दिस टाइम द medicine was a service. Today it is a profession, rather many a times it is a business. So whether you need to treat the, जैसे आप पेपर में एडवर्टाइज देखते हो, पेपर में एडवर्टाइज आप देखते हो, किडनी फेलियर के पेशेंट्स को इतना हुआ, ये हुआ, 4 दवा में ठीक हो गए, 4 हफ्ते के ट्रीटमेंट से ठीक हो गए, राइट. तो ये सब जो चीजें हैं, these are what, these are ways to call off or attract याप्य and असाध्य पेशेंट्स. याप्य और असाध्य पेशेंट्स को अट्रैक्ट करने की तरकीबें हैं. तो even today when you run medicine as a business, sometimes you have to even treat the yapya and pratyakheya patient. But see, treating is not wrong.
आपने ट्रीटमेंट दी, आप पेशेंट के लिए अच्छा सोच रहे हो, आपने उसको ट्रीटमेंट दे दी और पेशेंट आपको पैसे देके चला गया, इसमें कोई गलत नहीं। व्हाट इज रॉन्ग इज कीपिंग हिम इन द डार्क और गिविंग हिम अ रॉन्ग प्रोग्नोसिस। जो एडवर्टाइज वाले करते हैं वो क्या करते हैं कि चार, जैसे फेयर एंड लवली वाला, फेयर एंड लवली वाला काले से एकदम सफेद बता देता है और फिर नीचे स्टार मार्क करके लिखता है कि 4 हफ्ते में एक शेड। एडवर्टाइज में रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस ओनली, दीज आर ऑल द स्टार मार्क्स। ये सब नीचे लिखे छोटे अक्षरों में लिखे जाने वाली चीजें हैं। या फिर डॉक्टर बत्रा की जब एडवर्टाइज आती है तो रिजल्ट्स में वेरी। इट इज नॉट रॉन्ग इन treating and getting money from such patients, but ethically you should make the patient aware that this treatment, how much it will help, how much it will help. Don't make tall claims, don't make tall claims. अरे सर इससे तो आप एकदम नॉर्मल हो जाओगे, वापस से भागना चालू कर दोगे। डोंट मेक टॉल क्लेम्स। संधिवात का पेशेंट आता है, 70 साल का है, सांधे में दर्द है, डोंट मेक टॉल क्लेम्स कि सर मैं तो 2 महीने में आपको ठीक कर दूंगा। डोंट मेक टॉल क्लेम्स। अगर वो ठीक हो गया अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, इट इज वेरी नाइस दैट 2 महीने में आपने उसको ठीक किया, लेकिन डोंट मेक टॉल क्लेम्स। बहुत ज्यादा बकबक नहीं करना। रादर you should be able to explain the prognosis to the patient properly. Then only you are binding to the medical ethics. All these things which are here are medical ethics. Okay, so you have to explain to the patient कि सर देखो, दर्द में कम करने की दवा दे सकता हूँ, सांधा फंक्शन करने के लिए आपको मालिश से करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आराम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास सांधे की दर्द की दवा है सर, लेकिन बुढ़ापे की कोई दवा नहीं होती। आपका सांधा उम्र के हिसाब से घिसते जाने वाला है। So this is a more polite and ideal way to explain to the patient the prognosis. अगर मेरे पास कोई कैंसर का पेशेंट आता है तो व्हाट आई डोंट गिव हिम फॉल्स होप्स कि नहीं सर मेरी दवाई ले लो आप तो एक झटके में ठीक हो जाओगे। दीज आर फॉल्स होप्स। मैं उसको होप देता हूँ, फॉल्स होप नहीं देता। मैं उसको ये कहता हूँ कि देखिए सर ऐसा है कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जहांपना। किसको पता कि आपको जिस डॉक्टर ने 3 हफ्ते दिए हैं वो 3 दिन जिएगा। तो जब तक जियो शान से जियो, आराम से जियो, जिंदगी का पूरा मजा उठा के जियो, डिप्रेस होके मत जीना। दिस इज व्हाट यू कैन कॉल एज होप। So you are giving hope to the patient at the same time expressing the prognosis. This is very very important. तो इस चैप्टर में या इस पार्ट में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद आई होप एवरीबडी, एक अभी भी चैट आया है कि लिंक वच्चा पटेल, लिंक नहीं हो रही है, वच्चा ये लो, वाचा वाचा वच्चा ये आयुर्वेद का एक झाड़ है। तो लिंक मैंने फिर से भेज दी और किसी को भी कोई डाउट है यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज द मीटिंग गेट्स ओवर इन 10 मिनट्स। तो नेक्स्ट सर हमें जो फर्स्ट अध्याय में जितने भी श्लोक्स हैं वो सब याद रखना है ना? ऐसा है कि सभी पिक्चरों के सभी गाने याद नहीं रहते। अगर आप रख सकते हो तो यू आर द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। बट अगर आप नहीं रख पाए तो एटलीस्ट जितने श्लोक मैंने यहाँ लिखे थे उतने श्लोक भी अगर आप याद रखोगे तो दैट इज इनफ। बट इफ यू कैन बाय हार्ट। आपके पिछले बैच में ही एक लड़की थी जिसने पूरा अध्याय बाय हार्ट किया था। आपके पिछले बैच में ही एक लड़की थी। ओके सर। So no more doubts. So 2 बज गए। So we'll close down this lecture and thank you so much. हाँ बोलो बोलो। आप चैट बॉक्स में से प्रेजेंटेशन कर लीजिएगा। चैट बॉक्स में से अटेंडेंस
हाँ अटेंडेंस हमारी हुई नहीं, लिंक ही ओपन नहीं हुई ठीक सर। है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मैं चैट बॉक्स वैसे भी अटेंडेंस डालते वक्त देख ही लेता हूँ एक बार, तो डोंट वरी अबाउट ओके दैट। सर। ओके, ओके थैंक यू सर। सर हाँ अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आए, लाइक हम्म, रिसेंटली मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा था कल कि हम्म। वीर्य को 5 मार्क्स में पूछा है, तो वीर्य के तो 2 गुण है, शीत और उष्ण, उसे इलेबोरेटली कैसे लिखना है? 5 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ श्लोका और उसका ट्रांसलेशन देखो, इतना ही? अगर आप श्लोक लिखो तो 1 मार्क आपको श्लोक का मिल जाएगा, उसका ट्रांसलेशन लिखो तो 1 मार्क आपको उसका मिल जाएगा। और अगर ओके मेरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुनो तो मैंने श्लोक को ठीक तरह से एलेबोरेट किया है कि जितने भी गुण हैं उतने सभी गुणों का जो सबसे उत्कर्षित है गुण वो वीर्य है। वैसे वीर्य जो है ये रसभेदी अध्याय में डिटेल में आएगा। तो जो वीर्य का मतलब सर क्वेश्चन, हमें वो वाला, हाँ यहाँ जो वीर्य का क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है अपना पढ़ा हुआ है वो इस चैप्टर का नहीं हाँ है, वो रसभेदी अध्याय का है। ओके सर। क्योंकि ये हाँ जो भी यहाँ दिया हुआ है इसका डिटेल आगे 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 चैप्टर्स में आता जाएगा। ओके सर, मतलब इलेबोरेटली भी इलेबोरेटली एक्सप्लेन किया हुआ है ना? किया हुआ है। हाँ ओके थैंक यू सर। So no doubt, let me shut down the presentation and thank you so much and have a very nice day.